हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद स्पेंसर में। आज हम बात करने लास्ट टर्न पर हमने बात की थी कि लिटरेचर का सिलेबस क्या रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रोस्पेक्टिव से। आपने सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब टाइम है हम उस सिलेबस को अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सीखें, किस तरीके से उससे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरीके से आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में, है ना। लिटरेरी फॉर्म्स क्या हैं, लिटरेरी टर्म्स क्या हैं, उन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राइटर्स के ऊपर। तो राइटर्स वाला पोर्शन हम थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये चीज़ें जगह जगह आपको लिटरेचर के दौरान, जब भी लिटरेचर आप डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह मिलेंगी। तो आज बेसिक इंट्रो है कि जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं उन पर बेसिक इंट्रो कि किस तरीके से हमें उनको पढ़ना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, उनको आपस में कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो आइए, सबसे पहली चीज़ कि अगर जब आप लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन मन में सबसे पहला जो अकर होना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर है क्या, साहित्य क्या है। तो साहित्य एक बड़ी हिंदी की फेमस टर्म आपने सुनी होगी, फेमस कोट है, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, मिरर ऑफ लाइफ है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मिरर ऑफ लाइफ है। तो जो भी हमारे समाज में प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं वही हमारा क्या है, साहित्य है। ठीक है, तो इसको क्या इसीलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। जो चीजें सोसाइटी में होती है वही लिटरेचर, वो लिटरेचर को कहीं ना कहीं लिटरेचर में वो रिफ्लेक्ट होती है ना। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि मिरर ऑफ लाइफ, लिटरेचर है क्या, मिरर ऑफ लाइफ है। जॉनर कौन कौन से, किस तरीके के जॉनर, जॉनर मतलब होता है विधा, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं, ठीक है, जो लिटरेचर को समझने में आपको हेल्प करेंगी। तो उनमें से कौन है, जैसे एसे है, जैसे पोएट्री है, जैसे ड्रामा है, जैसे प्ले है, जैसे प्रोज है। ठीक है, ऑल दी जॉनर्स, ठीक है, ये सारे के सारे जॉनर्स लिटरेचर के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना। तो जॉनर मतलब होता है एक तरीके की विधा, और किस तरीके की विधा है, जैसे एसे है, पोएट्री है, ड्रामा है, प्ले है, प्रोज है, ये सभी हमारे क्या है, लिटरेचर की जॉनर्स हैं। बात करते हैं लिटरेचर को मेजरली आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली आप लिटरेचर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है आपका पोएट्री है, प्रोज है और ड्रामा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। उनमें कौन कौन से भाग है डियर, एक आपका है कौन सा, पोएट्री है, दूसरा आपका कौन सा प्रोज है, तीसरा आपका है ड्रामा। इनको समझने की कोशिश करते हैं, पोएट्री क्या है, प्रोज क्या है, ड्रामा क्या है ना। तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो जो पोएम्स के फॉर्म में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन जर्नल आप पोएट्री को पोएम्स मान सकते हैं। इन जर्नल पोएट्री को आप पोएम्स मान सकते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में कहें कि जिनमें एक आपका फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, जो मेट्रिकल फॉर्म में लिखी गई होती है उसे आप पोएट्री कहते हैं। ठीक, या आप ये सबसे अगर परे रहना चाह रहे हैं, अभी पोएट्री के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता है, तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि पोएट्री आर पोएम्स दैट आर नॉट पोएम्स। जो पोएम्स नहीं है वो आप क्या क्या हो जाएगा, प्रोज हो जाएगा। प्रोज जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, है ना। जिसके बारे में हम बात करेंगे तो जहाँ पर आप ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रोज के अंतर्गत। तो इसी तरीके से बात करते हैं ड्रामा। ड्रामा कौन सा जॉनर है, अगर इसके बारे में बात करें, लिटरेचर का तीसरा पार्ट जो है। तो ड्रामा जिसको खासतौर से परफॉर्मेंस के पर्पज से लिखा जाता है और जिसका स्टेज पर जिसको परफॉर्म किया जाना है वो ड्रामा है। प्ले इसी तरीके जैसे जिस तरीके से पोएट्री और पोएम्स का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होता है, वैसे ड्रामा और प्ले का भी सेम वही रिलेशन है आपका। ठीक है, तो होप सो ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। पोएम्स इन जनरल पोएट्री, और दैट आर नॉट पोएम्स वो हो गया आपका प्रोज, जिसको आप गद्य का सेक्शन मानते हो। और तीसरा जो है वो है आपका कौन सा, ड्रामा, जिसको स्टेज पर परफॉर्मेंस के पर्पज से लिखा जाता है। अब
बात करते हैं, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पोएट्री को लेकर के बात करेंगे, फिर हम प्रोज को लेकर के बात करेंगे, लास्ट में हम ड्रामा की बात करेंगे। तो अब यहाँ से जो सेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है दैट इज पोएट्री। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पोएट्री है क्या। ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया कि इन जनरल जो पोएम्स होता है उसको हम पोएट्री कहते हैं। तो देखिए पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, नरेटिव और नॉन नरेटिव। नरेटिव मतलब होता है जिसमें एक स्टोरी है, जो स्टोरी के फॉर्म में है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नरेटिव पोएट्री बोलते हैं। नॉन नरेटिव जिसमें स्टोरी नहीं है उसको हम नॉन नरेटिव बोलते हैं। नरेटिव जैसे आप एपिक की बात करते हैं, जैसे आप मॉक एपिक की बात करते हैं, जैसे आप बैलेड की बात करते हैं। बैलेड के बारे में आप जानते हो कि ठीक है, एक सॉन्ग जो स्टोरी के फॉर्म में गाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड बैलेड, है ना। एपिक के बारे में बात करते हो महाकाव्य, जो भी कि बहुत ही ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है ना, बहुत ही सीरियस मैटर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है, तो उसको आप एपिक बोलते हैं, महाकाव्य बोलते हैं, है ना। तो इनमें एक स्टोरी होती है। जैसे अगर हम हिंदू रिलीजन के एपिक की बात करें तो उनमें से रामायण और महाभारत क्या है, ये आपके एपिक्स हैं, ये आपके महाकाव्य हैं। इनके बारे में बात करें तो है, तो इनमें क्या है, इसमें किसी न किसी खास तौर से गॉड की या गॉडेस की एक स्टोरी है ना, हीरोइक स्टोरी है, हीरोइक डीड्स का वर्णन है, आप ये कह सकते हो। तो वो क्या है, वो आपका एपिक है। बैलेड इसी तरीके से सॉन्ग के फॉर्म में कोई स्टोरी जो सॉन्ग के फॉर्म में है उसको बैलेड बोलते हो। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके नैरेटिव पोएट्री के एग्जाम्पल है। नॉन नैरेटिव के बारे में बात करें डियर, तो जिसमें स्टोरी नहीं होती है ना, स्टोरी नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्टोरी के फॉर्म में नहीं है उसको हम नॉन नैरेटिव बोलेंगे। अब दोनों के एग्जाम्पल की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पोएट्री के कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, है ना। तो कौन कौन से अच्छी डेफिनेशंस हैं, देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज भी उतना ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा लर्न भी करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो फेमस डेफिनेशंस हैं पोएट्री को लेकर के, जिनके एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी है, पहले उनको लेकर के हम बात करते हैं। उनमें से पहली आपकी ये अरिस्टोटल साहब की एक बड़ी फेमस लाइन है पोएट्री को लेकर के। किसकी लाइन है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, किसने कहा, अरिस्टोटल ने कहा। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने कहा, ठीक है। तो क्या है, आई स्पीकिंग पिक्चर विथ एन एंड टू टीच एंड डिलाइट। आई स्पीकिंग पिक्चर विथ एन एंड टू टीच एंड डिलाइट, एक ऐसी पिक्चर, बोलती हुई पिक्चर जो हमें कुछ सिखा रही है और हमें डिलाइट कर रही है, हमें आनंद दे रही है, उस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, मतलब उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पोएट्री बोलेंगे। ठीक है, तो पोएट्री के अरिस्टोटल साहब ने एक बेसिक सी डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा कि अ पिक्चर, अ स्पीकिंग पिक्चर विथ एन एंड टू टीच एंड डिलाइट, एक स्पीकिंग पिक्चर जो हमें कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है और हमें डिलाइट करने का प्रयास कर रही है, हमें खुश करने का प्रयास कर रही है, ऐसे फॉर्म को हम पोएट्री कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, अरिस्टोटल साहब कहते हैं। सेकंड जो है, ये भी बहुत फेमस लाइन है, हालांकि ये पूरी कंप्लीट जो लाइन्स है वो कम पूछता है, इसमें से एक बेसिक लाइन आपकी बहुत पूछता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो पूरा देख लीजिए क्या कह रहा है, पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ जाइजेंटिक शैडोज, है ना, ये विशाल का जो शैडोज है, ठीक है, उसका मिरर है ये पोएट्स हमारे, ठीक, विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट है। इसके बाद कह रहा है पोएट्स आर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बार बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर है वर्ल्ड के, कौन, पोएट्स, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, है ना। तो ये कौन कहते हैं, पीबी शैले की लाइन्स हैं, ठीक है, और इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप इतनी लर्न कर लें कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। देखिए टीजीटी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो भी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के पर्पस से तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो पीवी शैले हैं वो आपके राइटर जो हैं वो आपके कोर्स में हैं। तो ये दो बात, आपको कुछ नहीं लर्न करना है तो आप केवल इस वाली लाइन को याद कर ले। ये लाइन, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ये है, देखिए 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, हु आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर आएगा पोएट्स।
पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बात कौन कहता है, कौन राइटर ये बात कहता है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर आएगा पीबी शैले। तो होप सो सेकंड डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी पोएट्री की। थर्ड डेफिनेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डेफिनेशन नंबर थर्ड, है ना। और ये जो डेफिनेशन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। ये जो डेफिनेशन है ये एक डेफिनेशन किसकी है? ये बहुत ही फेमस रोमांटिक इरा के जो पोएट हुए वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी ये लाइंस है। क्या लाइंस है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, है ना। ये एक स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार चलने वाला एक फ्लो है फीलिंग का, उसको हम पोएट्री कहते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब क्या कहते हैं कि व्हाट इज पोएट्री? तो वो कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स का ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। ठीक है, लगातार जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उनका एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो क्या कहलाता है? वो पोएट्री कहलाता है। It takes its origin from overflow recollected in tranquility। कहाँ पर ये खत्म होता है? ट्रैंक्विलिटी में खत्म होता है ना। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। रोमांटिक एरा के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट हुए, यू नो वेरी वेल, है ना। एसटी कॉलेज के साहब मिल करके दोनों ने साथ में मिल करके रोमांटिक एरा की शुरुआत की। हालांकि रोमांटिक एरा तो उससे पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेनली जो रोमांटिक एज जानी जाती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज के कोलैबोरेशन में जो वर्क्स पब्लिश हुए, है ना, उनके बाद से माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है। ये डेफिनेशन है मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट्री को लेकर के क्या अपना विजन रखते हैं, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, कहता है जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो कहते हैं कि पोएट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही बड़ा है। बिकॉज इन पोएट्री, क्योंकि पोएट्री में आर रेस एज टाइम गोज, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वी फाइल्ड एन एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे, है ना। अब और ज्यादा से ज्यादा क्या होते जा रहे हैं? श्योर और श्योर होते चले जा रहे हैं अपने इस जो मिरर ऑफ लाइफ है, जिस लिटरेचर की हम बात करें उसमें और ज्यादा हम क्या करते जा रहे हैं? श्योर होते जा रहे हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये केवल इतनी बात समझ लीजिए कि ये डेफिनेशन किसकी है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो यहाँ पर तीन डेफिनेशन, बेसिकली चार डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई स्पीक इन पिक्चर विथ एन एंड टू टीच एंड डिलाइट, किसकी है? तो आपका हो गया अरिस्टोटल की है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई कि जो पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, किसने कहा? सर पीवी शैले ने कहा है। इसके बाद हमने जो बात की कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है फीलिंग्स का, ये कौन बताता है? ठीक है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, ये किसका स्टेटमेंट है? ये वर्ड्सवर्थ साहब का स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला जो हमने कहा कि जो फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, है ना, ये किसका स्टेटमेंट है? ये हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड जी का स्टेटमेंट है। तो होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये पोएट्री की कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैंने कहा था पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, किसी भी पोएट्री को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कौन सा? नरेटिव पोएट्री, एक होता है नॉन नरेटिव पोएट्री। नरेटिव जिसमें स्टोरी है और नॉन नरेटिव जिसमें स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछेगा कि बताइए एपिक किस तरीके का आपका टर्म है, जॉनर है, कि वो नैरेटिव है या नॉन नैरेटिव है? तो आप कहेंगे ये नैरेटिव का पार्ट है। बैलेड भी किसका पार्ट है? नैरेटिव का पार्ट है। एपिक मतलब होता है महाकाव्य, बैलेड कथात्मक गीत। मैंने कहा स्टोरी के फॉर्म में जो गीत गाया जा रहा है उसको हम बैलेड बोलते हैं। ठीक है, बैलेड के बारे में आगे हम बात करेंगे। इसी तरीके से नॉन नैरेटिव पोएट्री की बात करें तो इसमें लायरिक आता है, सोनेट आता है, ऑड आता है, एलेजी आता है। ये सब किस में पढ़ेंगे? ये नॉन नैरेटिव के पार्ट होंगे। ठीक है, जिनमें स्टोरी नहीं होगी। एक गीत तो होगा, क्योंकि पोएट्री है तो एक सॉन्ग के फॉर्म में मान लीजिए आप, लायरिक फॉर्म में। लायरिक वैसे मतलब एक अलग से टर्म भी आप मान सकते हो। वैसे ये जो आपके बाकी चीजें हैं जैसा सोनेट है, ऑड है, एलेजी, ये सब लायरिकल फॉर्म है। लायरिकल फॉर्म का मतलब जो गे है, गे का मतलब आप ये समझ सकते हो जिसको गाया जा सकता है, है ना।
तो उसको बोलते हो आप लायरिक। तो लायरिक एक फॉर्म भी मान सकते हो, लायरिक वैसे आप कह सकते हो कि इन टर्म को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है। तो ये इतनी बात आपको समझनी है, नैरेटिव नॉन नैरेटिव में डिफरेंसेस क्या है, कौन से नैरेटिव है कौन से नॉन नैरेटिव है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगले वाले पॉइंट में आते हैं कि विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सा पोएट्री का फॉर्म नहीं है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आप आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। लायरिक है, सोनेट है, इलेजी है और कॉमेडी है। तो अभी हमने कहा कि पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नैरेटिव और नॉन नैरेटिव, है ना। तो इलेजी है, इलेजी है, लायरिक है, ऑड है, ये सब किसके टर्म है, नॉन नैरेटिव के। नैरेटिव में इपिक है, बैलेड है। तो देखिए ये आपका नॉन नैरेटिव का पार्ट है, सोनेट नॉन नैरेटिव का पार्ट है, ये भी नॉन नैरेटिव का पार्ट है। कॉमेडी की बात करोगे तो ये ना नैरेटिव है ना नॉन नैरेटिव है, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं। और यही बात पूछना चाह रहे हैं, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, कौन है जो नॉन नैरेटिव का पार्ट नहीं, जो कौन है जो पोएट्री का पार्ट नहीं है, पोएट्री का फॉर्म नहीं है। तो एलेजी पोएट्री का फॉर्म है, सोनेट पोएट्री का फॉर्म है और लायरिक भी पोएट्री का फॉर्म है, लेकिन कॉमेडी जो है वो आपका पोएट्री का पार्ट नहीं है, पोएट्री का फॉर्म नहीं है। आइए बात करते हैं सोनेट के बारे में। पहला जो टर्म हम इसमें से लेंगे नॉन नैरेटिव पार्ट, पहले हम नॉन नैरेटिव वाले पूरे स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लायरिक की बात करेंगे, जिसमें हम सोनेट की बात करेंगे, जिसमें हम एलेजी की बात करेंगे। इन सबको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम नैरेटिव पोएट्री की तरफ चलेंगे। तो देखिए सोनेट क्या है, ये देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर बन जाता है कि सोनेट का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से, इटली से है, ठीक है। तो सोनेट जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से, इटली से है। पहला क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे। सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग, एक छोटा सा सॉन्ग। जो सोनेट का बेसिकली मीनिंग आप क्या कहते हो कि जो 14 लाइन्स पोएम है उसको आप क्या कहते हो, सोनेट्स कहते हो। 14 लाइन्स पोएम है ना, 14 लाइन्स पोएम जिसका फिक्स राइम स्ट्रक्चर होता है वो आपका सोनेट कहलाता है। तो ये कितने लाइन्स की होती है इन जर्नल, है ना। जब आप टाइप से पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कम, मोर देन 14 या लेस देन 14 हो, लेकिन इन जर्नल आपसे पूछा जाए कि सोनेट्स कितने लाइन की पोएम होती है तो आप कहेंगे सर 14 लाइन्स की पोएम होती है। पोएम्स रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, है ना। तो ये जो सोनेट है, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही होता है कि सोनेट जो है वो किस मीटर में लिखा जाता है ना। तो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। सोनेट इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, तो एक ऐसी पोएम जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जनरली 14 लाइन्स की है, जिसका ओरिजिनेशन इटली में हुआ, उसको आप क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका इन्वेंटेड बाय, इसकी खोज किसने की, गियाकोमो डी लेंटिनी, है ना। ये हालांकि क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा ये आता है कि इंग्लिश में सोनेट्स को लाने का काम सबसे पहले किसने किया। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस वन कि इसका इन्वेंशन किसने किया। तो आप याद रखना है, याद रख सकते हैं, नहीं तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि इंग्लिश में सोनेट्स को लाने का काम किसने किया। इंग्लिश में सोनेट्स जो है वो 16th सेंचुरी में इंग्लिश में देखने को मिली। ओरिजिनेशन इसका कहाँ से, इटली से, याद रखिएगा। तो देखिए स्टार्टिंग जो सोनेट्स थी वो किसने लिखी, है ना, इटालियन सोनेट। स्टार्टिंग जो सोनेट्स हैं, ऑब्वियस बात है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, इटली में हुआ। तो ये कौन सी सोनेट्स होंगी जो स्टार्टिंग सोनेट्स कहलाएंगी, वो सर इटालियन सोनेट्स होंगी। और इटालियन सोनेट्स लिखने वाले कौन है, दाते हैं, पैट्रियार्क हैं, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, अगर मोर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर रखनी है तो उस केस में ये 2 नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं, सर थॉमस वॉट एंड हेनरी हावर्ड। ये 2 ऐसे नेम्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। कब किया, 16th सेंचुरी में। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंग्लिश में सोनेट्स कब देखने को मिली, तो 16th सेंचुरी में। कौन से ऐसे 2 आपके पोएट्स हैं, ठीक है, राइटर्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको इंग्लिश में, ठीक है, या इंग्लैंड में। तो क्या हो जाएगा, सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इस क्वेश्चन से कि इटालियन सोनेट्स किसने लिखी, रादर देन किसका इन्वेंशन किसने किया, ठीक है, सोनेट्स का इन्वेंशन किसने किया। तो जो इन्वेंशन की बात कर रहे हो तो गियाकोमो डी लेंटिनी, है ना।
तो ये उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सोनेट्स का अपना एक फिक्स राइम स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेट राइम स्कीम होती है। इस पर बात करेंगे जब हम पोएट्री को और फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, तो वहां पर राइमिंग स्कीम की बात करेंगे, मीटर की बात करेंगे, आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे फर्दर बात करें। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो सोनेट होते हैं उनका फिक्स राइम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनका स्टैंजा स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है और डेफिनेट राइम स्कीम होती है। इनकी जो राइम स्कीम होती है वो भी डेफिनेट होते हैं। दोनों चीजें इसकी फिक्स्ड हैं और डेफिनेट है। कौन कौन सी? एक आपका स्टैंजा स्ट्रक्चर है और दूसरा राइम स्कीम है। राइम स्कीम डेफिनेट होती है और स्टैंजा स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है ना। इसके बाद बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको आप कह सकते हो संग किया जाता था? तो वो दो हैं आपका ल्यूट एंड मेंटोलियन। ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इसको प्ले किया जाता था सोनेट्स को। तो होप सो सोनेट के बारे में आपको काफी जानकारी पता चली होगी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सोनेट्स के बारे में। ये अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड, ठीक है, यहाँ से सब सोनेट्स के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो एक एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे कि काइंड्स ऑफ सोनेट्स। अब सोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं? पहली इटालियन सोनेट, दूसरी इंग्लिश सोनेट, तीसरा स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसर ने इसको यूज किया इसलिए इसको स्पेरेंसियन सोनेट कहा गया। मिल्टोनिक सोनेट मिल्टन के द्वारा यूज की गई सोनेट है। और कर्टर सोनेट, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, जीएम हॉपकिंस इसके इन्वेंशन करने वाले हैं। 11.5 लाइन्स इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, राइमिंग स्कीम कैसी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि पोएट्री क्या है, ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि पोएट्री को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक नैरेटिव और एक नॉन नैरेटिव। फिर हमने बात की है सोनेट के बारे में। सोनेट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बता दिए। अब काइंड्स हम नेक्स्ट फर्दर वाले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस। जय हिंद।